नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी चैनल की गाइडलाइंस कि मतलब पर्पस ऑफ चैनल क्या है। टू सेव एस्पिरेंट्स मनी, टू सेव एस्पिरेंट्स टाइम, टू मेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन साइड हॉबी नॉट फुल टाइम प्रिपरेशन। और उसके बाद है टू डू मैक्सिमम हार्म टू फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इंडस्ट्री। उसके बाद दोस्तों ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट कैसे करना है। 2 आवर्स की लेक्चर्स एवरीडे आएंगे। स्टूडेंट को कम से कम 6 आवर्स अब एवरीडे देने हैं। इन 2 आवर्स के लेक्चर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, उन्हें रिवाइज करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए और उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने के लिए। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ लेक्चर के अंदर बोलता हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गूगल पे जाएँ, उसके बारे में सर्च करें और अपने डाउट को क्लियर करें। उसके अलावा मैं इस कोर्स को GS प्लस ऑप्शनल को नेक्स्ट 110 डेज़ में कंप्लीट करूँगा, प्लस 15 डेज़ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों उस वक्त शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में। दोस्तों हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ रहे हैं इसमें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस चीज़ को हम कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इसमें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री वाली बातें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मतलब कुछ बातें मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री वाली भी, लेकिन आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पॉलिटी वाली चीज़ें हैं। तो इसमें जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, बहुत ही कंसाइज और टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, तो उसमें मैं सिर्फ वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हिस्ट्री में बताऊँगा आपको। तो अभी आपको याद रखना है कि हम इसे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो कि 1950 में बना था, एक्चुअली उससे पहले बन गया था, तो उसे बनने की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1946 में। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी थी, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, वो एक इनडायरेक्ट टाइप का इलेक्शन था, लेकिन इलेक्टेड तो थी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में, वो जो बनाई गई थी, तो वो कैसे बनी, क्योंकि उसी असेंबली ने बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पावरफुल चीज़ हो गया उसके बाद। तो दोस्तों हमें 1946 तक की कहानी पढ़नी है कि वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी और उससे पहले की स्थिति क्या थी इंडिया की, मतलब जो पॉलिटी थी इंडिया की 1946 से पहले वो किस तरह की चल रही थी, मतलब कुछ पिछले कुछ 200-300 सालों में। तो दोस्तों हम आखिरी जाएंगे 1773 तक, क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी मतलब ये तो इन्फिनाइट है। हमारे यहाँ तो महाजन प्रताप के टाइम से चल रही है पॉलिटी, और हमारे यहाँ तो बल्कि हम कहेंगे न्योलिथिक टाइम से चल रही है, 10,000 BC से। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी जो मॉडर्न इंडिया है, जो मॉडर्न इंडिया का जो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि एक्चुअल वो कब आया था एग्जिस्टेंस में। दोस्तों वो आया था एग्जिस्टेंस में, आना शुरू हुआ था एक्चुअली, मैं कहूँगा आपसे 1773 में एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, जिसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। अब दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों पास कर रही है, तो वो स्टोरी आपको बतानी है। आपको ये तो पता ही होगा अंग्रेजों ने इंडिया पे करीब 200 साल तक राज किया था। तो हम वही बात कर रहे हैं कि असल में जो अंग्रेजों का राज था वो कब शुरू हुआ था, और अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया था कि इंडिया को उन्होंने एक किया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इंडिया को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे लाया। तो हमें एक्चुअल वही स्टोरी समझनी है कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हुआ था। तो दोस्तों उससे पहले हम कहानी पढ़ेंगे एक कंपनी की, जिसका जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ये कंपनी बनाई गई थी 1600s में। दोस्तों ये कंपनी एक बहुत ही अजीब टाइप की कंपनी थी। आजकल जो कंपनियां होती हैं जो उस तरह की नहीं थी, कि मतलब आज की कंपनियों में क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, तो उनमें कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। उसके बाद फिर एक उनके अंदर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करता है। तो इस तरह की आज की कंपनियाँ होती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अजीब कंपनी थी। इसके अजीबपन की मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि पहली अजीब चीज़ तो इसके अंदर ये थी कि इसे एक्सक्लूसिव रॉयल चार्टर मिला था ब्रिटेन के क्राउन की तरफ से। दोस्तों उस समय ब्रिटेन के अंदर क्राउन ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट। तो हम क्राउन की ही बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में पार्लियामेंट की पावर्स जो है तो वो तो बाद में बढ़ी थी मॉडर्न टाइम्स में आके, लेकिन जब 1600 की बात कर रहे हैं तो उस समय क्राउन ही पावरफुल हुआ करता था। तो इस क्राउन ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी तो फ्रेंच भी थी, डच भी थी, लेकिन हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसने हमारे ऊपर एक्चुअल में राज किया था। तो इस कंपनी को एक्सक्लूसिव चार्टर दिया गया था ब्रिटेन की क्राउन द्वारा, यानी कि कोई और कंपनी वो काम नहीं कर सकती जो ये कर सकती है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इसी को परमिशन दी गई थी इंडिया और इंडोनेशिया के अंदर ट्रेड करने की। मतलब ईस्ट इंडिया मतलब है कि इंडिया की तरफ। एक्चुअल में 2 इंडिया होते थे उस समय। 2 इंडिया मतलब इन जो ये लोग हैं, अमेरिका को भी उस समय इंडिया बोलते थे और इंडिया को भी इंडिया बोलते थे। अमेरिका को बोलते थे वेस्ट इंडिया, यानी वेस्ट इंडीज़ आपने सुना होगा इससे कुछ रिलेटेड, और इंडिया को बोलते थे ईस्ट इंडिया, यानी इंडिया और इंडोनेशिया को। तो
तो ये इस कंपनी को मिला था रॉयल एक्सक्लूसिव चार्टर मिला था कि इंडिया और इंडोनेशिया के अंदर एक्सक्लूसिवली ट्रेड करने के लिए। फिर दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो ब्रिटेन की पॉलिटिकल एलिट थी, पॉलिटिकल एलिट क्लास थी, जो सबसे पावरफुल लोग थे, उनकी शेयर होल्डिंग थी, उनकी शेयर होल्डिंग मेजोरिटी थी एक्चुअली में। तो ये कंपनी कहने के लिए प्राइवेट थी, असल में तो इसके अंदर गवर्नमेंट के सारे जो पावरफुल लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग थी। तो एक्चुअल काम तो ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच की तरह ही कर रही थी। उसके बाद इसमें प्राइवेट शेयर होल्डिंग भी अलाउड थी, जिसकी वजह से इसके अंदर भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया। और दोस्तों ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आज के कंपनियों के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसकी तरह ही था। तो इसने अपने लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था जो इस कंपनी को चलाएगा, उसे गवर्नर जनरल बोलते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता था जिससे कि, और इस कंपनी को दो खास पावर्स दी गई थी रॉयल चार्टर में। एक तो ये थी कि ये फोर्स का यूज़ कर सकती है अपने इंग्लिश इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, जिसकी वजह से इसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना ली थी। और उसके बाद अलावा ये ट्रीटीज भी साइन कर सकती है लोकल रूलर्स के साथ में गवर्नर जनरल के द्वारा। तो उसकी वजह से इसे एक तरह से लीगल पावर भी मिली रखी थी कि मतलब ये चाहे तो मतलब वार लड़के स्टैंडिंग आर्मी की हेल्प से फिर वहाँ पे ट्रीटी साइन करके मतलब वहाँ पे रूलर भी बन सकती थी। तो इस तरह की अजीब पावर्स इसे दी गई थी। तो आज की कंपनियों से इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसे आपको एक तरह से ऐसे ही देखना होगा कि कोई देश जो है वो अपनी एक एक डिपार्टमेंट को भेज रहा है, तो इसे अब कंपनी की तरह बस कहने के लिए कंपनी है, असल में ये बहुत अजीब है। तो दोस्तों जब इंडिया में आई थी तो इंडिया में तो ये 1608 में ही आ गई थी, लेकिन दोस्तों इस पे जो ब्रेक थ्रू मिले थे इंडिया में वो काफ़ी लेट मिले थे। शुरुआत में तो इंडिया के जो रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे इस कंपनी के मुकाबले, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब इंडिया के जो खुद के लोकल रूलर्स थे उनकी पावर बहुत कम हो गई थी। जैसे मैं बात करूँ नादिर शाह अटैक के बारे में, तो दोस्तों इस 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मुगल जो है बिल्कुल डाउनफॉल हो गए थे। इसने दिल्ली को बहुत लूटा था नादिर शाह ने, और जो मुगल्स की पावर थी वो कंटिन्यूसली डाउन हो रही थी औरंगजेब की मौत के बाद। उसके अलावा दोस्तों दूसरा डाउनफॉल हुआ था मराठास का। जब मुगल डाउनफॉल हो रहे थे नादिर शाह के अटैक के बाद, उसके बाद मराठास पावर में आने लगे थे। मराठास पूरे इंडिया को टेक ओवर कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया जिसमें अहमद शाह दुरानी आया अफगानिस्तान से, उसने मराठास को बहुत वीक कर दिया। तो इसी बीच दो सबसे बड़ी पावर्स जो थी इंडिया में, मुगल्स एंड मराठास, ये डाउनफॉल में थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे लगातार विन्स मिलती जा रही थी। पहले तो उसे विन मिली फ्रेंच और डच के कंपटीशन में जो यूरोपियंस थे, उसके बाद उसे इंडिया में भी विन मिलने लगी। पहला बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा 1757 में, फिर 1784 में एक बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी वो 10 गुना कम थी एज़ कम्पेयर टू बंगाल, अवध और मुगल की कंबाइंड फोर्सेस के मुकाबले। ये तीनों मिलकर लड़े थे, बंगाल, अवध और मुगल्स। फिर भी 10 गुना कम फोर्स होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको हरा दिया था। तो उससे जो अंग्रेज थे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इंडिया बहुत रिच तो है लेकिन मिलिटरीली बहुत ही वीक है। तो इसका फिर उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया कि कैसे पूरे इंडिया को कंट्रोल में लिया जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने बक्सर की विन के बाद इलाहाबाद ट्रीटी करी, जिसमें इन्हें दीवानी राइट्स मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो इनका जो प्लंडर था, जो लूट चल रही थी ऑलरेडी चल रही थी इनकी, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद इनकी जो लूट थी वो लीगल लूट में बदल गई थी। अब इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। पहले तो रोकने वाला ये थे बंगाल के जो जो राजा थे या फिर अवध के या मुगल जो थे, लेकिन बाद में अब ये खुद ही पावर में आने लगे थे। और पावर इनकी ऐसी थी कि मतलब जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी इनके पास, लेकिन पावर इनके पास थी। इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया था बंगाल के अंदर नवाब और नायब नवाब का। तो नवाब नाम के लिए तो वही रहेगा इंडियन, लेकिन नायब नवाब इनका रहेगा। यानी जो कमर्शियल बेनिफिट है वो कंपनी खूब उठा रही थी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती पीपल्स की वो नहीं ले रही थी। तो इस कंपनी का ये सिस्टम था। तो इस वजह से ये कंपनी, क्योंकि बंगाल जो था उस समय वो पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वेल्दी, इंडिया नहीं एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वेल्दीस्ट पार्ट था। तो उसके बाद बहुत सारा पैसा मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और मिलिट्रीली तो ये पावरफुल थे। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में जो मिलिट्री होती थी उस समय वो इंडिया की स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल और डिसिप्लिन हुआ करती थी। तो ये थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी। अब जब इतनी पावर है और इतना ज़्यादा इनके पास वेल्थ है, उसके बाद करप्शन आना ही था। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो इतना ज़्यादा करप्शन करने लगे कि एक तो रॉबर्ट क्लाइव साहब जो उस समय गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के टाइम पे, तो वो तो वर्ल्ड के सबसे टॉप रिचेस्ट लोगों में आने लगे थे। तो उसके बाद जब बहुत ही इंतहा हो गई करप्शन की, तो कंपनी जो थी वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। जो कंपनी सबसे रिचेस्ट प्लेस में काम कर रही है, जो सबसे पावरफुल कंपनी है दुनिया की, वो बैंकरप्ट हो गई थी। इतना अजीब काम हुआ था। तो ये बात ब्रिटिश को पता चली, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जब कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड्स का लोन मांग लिया इकोनॉमिक हार्डशिप्स के चलते हुए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर कह लीजिए
उसे बहुत ही अजीब लगा, ये क्या हुआ कि ये कंपनी तो सबसे रिचेस्ट रीजन में बिजनेस कर रही है, उसके बाद भी ये कैसे लोन में चलेगी, मतलब बैंकरप्ट हो गई। तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो समझ चुकी थी बहुत ही हाई लेवल पे करप्शन चल रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव साहब को हटाया। रॉबर्ट क्लाइव साहब को हटाने के बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। उस रेगुलेटिंग एक्ट को ही बोलते हैं, इस कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वरना ये कंपनी तो एक समय ऐसा आता भविष्य में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे रोक भी नहीं पाती। तो उन्होंने सोचा टाइम से रोक लिया जाए, इसलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। इसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ट्रेड है उसे बंद कीजिए, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएंगी। अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल हंसी वाली होगी, जब इस टाइम पे प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं होता कि सैलरीज जो हैं वो इतना दे दें जो करप्ट ऑफिशियल्स कमाते हैं ब्लैक में। तो उस समय तो ये हज़ारों गुना ज़्यादा सैलरीज से कमा रहे थे। तो ये एक तो उन्होंने ये प्रयास किया, दूसरा उन्होंने किया सेंट्रलाइजेशन। अब उन्होंने सोचा था कि क्यों ना 3 जो प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे ब्रिटिश की इंडिया में, एक थी मद्रास, एक थी बंगाल, एक थी बॉम्बे। उन्होंने सोचा ऐसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ाना चाहिए, इन तीनों को मिला के एक करना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि तीनों का जो सबसे पावरफुल गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल का होगा। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया बंगाल के गवर्नर को, ये वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बने क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव साहब हटा दिए गए थे। तो इन्हें सुप्रीम बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। इसीलिए इसे कहा जाता है 1773 के एक्ट को फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो अब ये कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स साहब भी अब बहुत पावरफुल पोस्ट पे बैठे हैं तो वो भी करप्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बनाई गई गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे और ये मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे, वो फैसला लेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को क्या काम करना है। दोस्तों ये याद रखना है आपको कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का अंतर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, मतलब एक्ट बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उन एक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। तो एक्चुअल में पहले कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ नहीं करती थी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही बनाती थी, वही एग्जीक्यूट करती थी। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी गवर्नर जनरल साहब के लिए, जिससे गवर्नर जनरल साहब जो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा के अंदर, जिससे कि जो जो केसेस वगैरह हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर आप बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया कि कम से कम लोग रूल्स के हिसाब से चलें। तो ये ट्राई किया गया। इसके अलावा दोस्तों फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब तीनों प्रेसिडेंसीज को एक करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये तीनों प्रेसिडेंसीज थी वो बनी तो अलग अलग थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो इन्हें एक साथ किया जाएगा तो ज़रूरी तो है नहीं कि ये वाले इतने आसानी से मान जाएंगे, बॉम्बे और मद्रास वाले। तो ऐसा ही हुआ, इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। उसके अलावा जो 4 मेंबर काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल साहब की, उसमें और गवर्नर जनरल साहब खुद में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, क्योंकि गवर्नर जनरल साहब को इसकी बात माननी पड़ती थी और वीटो पावर्स उनके पास थी नहीं कि अगर कोई बात गवर्नर जनरल साहब को पसंद नहीं आ रही है इस काउंसिल की तो वो उसे कैंसिल कर दें, ये पावर नहीं थी। उसके अलावा दोस्तों तीसरी बात थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो गवर्नर जनरल साहब को मानने पड़ रहे थे या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए जो हो रहे थे, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। कभी गवर्नर जनरल साहब मान रहे हैं, कभी नहीं मान रहे हैं, कभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स मान रहे हैं, कभी नहीं मान रहे हैं, कभी बॉम्बे मद्रास वाले लोग बंगाल की बात मान रहे हैं, कभी नहीं मान रहे हैं। तो ये सब चलने लगा, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे आपस में प्रेसिडेंसीज के अंदर ही। तो इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि जो पुराना एक्ट है उसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ ही दोस्तों उस समय अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हो चुका था, 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस साहब। इन कॉर्नवालिस साहब को इंडिया बुलाया गया, हालांकि ये अमेरिका में हार के आ चुके थे, मतलब अमेरिका में ये बचा नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी इन्हें इंडिया बुलाया गया। तो इन्हें जो है बनाया गया फिर गवर्नर जनरल। इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उसके साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो इन्हें गवर्नर जनरल बनाने के बाद इन्हें जो वीटो पावर, इन्होंने कहा कि मुझे वीटो पावर चाहिए वरना मैं काम नहीं करूँगा। तो गवर्नर जनरल साहब को वीटो पावर दी गई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर की, उसके ऊपर, यानी अगर उसका कोई फैसला गवर्नर जनरल साहब को पसंद ना आए तो वो उसे वीटो कर सके कि मैं नहीं मानूंगा। और गवर्नर जनरल और जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें 4 की जगह 3 मेंबर कर देगी ताकि मेजोरिटी आ जाए 2-1 से या 3-1 से। पहले ऐसा होता था 2-2 में ज़्यादा मतलब टाई हो जाता था, तो फिर फैसले हो नहीं पाते थे। तो काउंसिल के मेंबर 3 कर दिए गए और गवर्नर जनरल साहब को पावर दे दी गई वीटो करने की। तो ये बात हो गई। दूसरा था दोस्तों कि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसे तोड़ दिया गया, उसे तोड़ के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया। अब दोस्तों ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो करेंगे सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शंस, जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं
बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो करेंगे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट वो आ चुकी थी कंपनी, यानी सरकार भी चला रही थी कंपनी। तो ऐसा किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसका जो हेड होगा वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो ये डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम जो था वो ब्रिटिश ने इसलिए लाया था कि उनका डायरेक्ट कंट्रोल आ जाए कंपनी के ऊपर। तो एक्चुअली दोस्तों प्रयास तो कंपनी यही कर रही है किस तरह से हम प्रयास तो गवर्नमेंट ब्रिटिश की ये इसलिए कर रही है कि कंपनी को अपने कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि कंपनी बहुत पावरफुल हो गई थी। तो ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही दोस्तों कंपनी की जो टेरिटरीज होती थी पहले, तो कंपनी अपने अपने लिए खरीद ले रही थी, मतलब जो फाइट करके या लोकल रूलर्स के साथ लड़ाई करने के बाद जो उन्हें मिल रही थी टेरिटरीज, वो उन्हें अपने नाम पे ले रही थी। लेकिन अब कहा गया है इस एक्ट में कि जो भी टेरिटरीज एक्वायर हो रही हैं वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, या फिर जो एक्वायर कर चुके हैं अब तक वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, यानी ब्रिटिश की संपत्ति है, ना कि कंपनी की संपत्ति, ये कहा गया। उसके अलावा दोस्तों की जो कलकत्ता था उसे कैपिटल बनाया गया, और बॉम्बे और मद्रास को साफ कह दिया गया कि आप उनके सबऑर्डिनेट हो, आप अलग से कुछ नहीं हो। तो ये दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। तो ये कहानी हमने पढ़ी, ये पहले 2 एक्ट जो थे इनकी है। एक पहला था रेगुलेटिंग एक्ट हमारा, और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट। ये दोनों एक्ट लाए गए थे क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करना था। कंपनी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी थी कंपनी, लेकिन कंपनी अमीर नहीं हुई थी। अमीर हो मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी सारा पैसा जो है वो प्राइवेट ट्रेड करके वो कमाए जा रहे थे कंपनी के ऑफिशियल्स। तो इसलिए ये दोनों एक्ट लाए गए थे। लेकिन दोस्तों आगे पता चलेगा कि इन एक्ट्स में भी कोई ना कोई दिक्कतें आ रही थी। इसकी वजह से और भी बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, जैसे चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर, कई सारे चार्टर एक्ट लाए गए। इन चार्टर एक्ट्स के बाद फिर 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वगैरह आएंगे। दोस्तों इन सब बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।